नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुलंदशहर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया और एक फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग से केमिकल के ड्रम फट रहे हैं। मनकेड़ी पाटन रोड पर घर से 1.5 किलोमीटर दूर 38 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की लाश रोड किनारे खेत की और झाड़ियों में पड़ी थी। पास में ही उसकी बाइक पड़ी थी। कुछ दूरी पर एक और बाइक जली हालत में मिली है। अजमेर के गांधी भवन में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद हो गया है। पार्षदों ने अन्य लोगों को वैक्सीन लगवाने व पार्षद के परिवारजन को वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस दौरान विरोध कर रही महिला पार्षद ने करीब आधे घंटे तक वैक्सीनेशन बंद भी करा दिया। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मंगलवार को साइकिल पर शहर का दौरा किया है। वह लॉकडाउन का हाल जानने के लिए कलेक्टर परिसर से साइकिल पर रवाना हुए हैं। यहां से सूचना केंद्र चौराहा, भीमगंज चौराहा, माणिक्य नगर, रामद्वारा, रोडवेज, बस स्टैंड सहित कई अन्य जगहों के हालत जाना है। पिंपरी चिंचवाड़ के पिंपले गुरुवार इलाके में न्यूरी नगर में अचानक सड़क किनारे से आग की तेज लपटें निकलने लगी हैं। जांच में सामने आया है कि यह आग गैस पाइपलाइन में हुए लीकेज के बाद लगी थी। इस आग की लपटों में गिरने से 4 कार जलकर खाक हो चुकी है। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुलंदशहर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने एक अन्य फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग से केमिकल के ड्रम फट रहे हैं। सूचना मिलते ही दमकल की गई गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह कविनानगर थाना इलाके में बुलंदशहर रोड स्थित F23 मिथाइल पिगमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग फैलती गई और पास की 2 अन्य फैक्ट्रियां भी चपेट में आ गई। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण बीच बीच में धमाके हो रहे थे। केमिकल रिसाव के कारण फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार भी आग की चपेट में आ गई। धुआं दूर तक फैला। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम भी आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ केविगर ने भी मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में मनोज गुप्ता की मिथाइल पिगमेंट केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद आग ने रितेश बंसल की पाइप फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग तीसरी फैक्ट्री में भी पहुंच गई है। मनकेड़ी पाटन रोड पर घर से 1.5 किलोमीटर दूर 38 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की लाश रोड किनारे खेत की और झाड़ियों में पड़ी थी। पास में ही उसकी बाइक पड़ी थी। कुछ दूरी पर एक और बाइक जली हालत में मिली है। युवक 2,55,000 रुपए लेकर निकला था। वो सुरक्षित मिला। युवक के घर वालों ने जहां हत्या का दावा किया है, वहीं बखेड़ा पुलिस ऐसी एक्सीडेंट बता रही थी। जानकारी के अनुसार मनकेड़ी से पिपरिया पाटन रोड पर हिनौतिया तारहा के पास पिपरिया कला निवासी संजय साहू की सोमवार रात 9:10 पर लगभग संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे शाहपुरा हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय साहू की पिपरिया कला में भी क्लिनिकल किराना दुकान है, साथ ही वह गल्ला भी खरीदता हुआ है। गेहूं खरीदी के सिलसिले में वह केवलारी गांव से 2,55,000 रुपए लेकर सोमवार रात 7:45 बजे घर को निकला था। 9 बजे के लगभग संजय साहू के पिता राजेंद्र साहू ने उसके नहीं लौटने पर केवलारी ने नंदनलाल को फोन किया। वहां से बताया गया कि वह 1 घंटा पहले ही निकल चुका है। इसके बाद पिता राजेंद्र बेटे को खोजने निकले। उधर से पैसे देने वाला भी निकला। हिनौतिया तिराहे के पास पहुंचे तो देखा कि संजय की बाइक MP20 MT 6607 रोड पर पड़ी थी। कुछ देर पर ही दूसरी बाइक पूरी तरह से जली हालत में पड़ी थी। टॉर्च लेकर खोज तो संजय रोड निकारे खेत की और झाड़ी में पड़ा मिला था। क्षेत्र में दूध सप्लाई करने वाले ने बताया कि उसने संजय के 4-5 लोग को विवाद करते हुए देखा था। इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला।
संजय के पिता राजेंद्र साहू और मां वर्षा साहू का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। हालांकि संजय के पास पूरे पैसे सुरक्षित मिलने में मामला उलझ गया है। यदि हत्या की गई है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? संजय के नाक पर चोट के निशान मिले हैं। संजय के जीजा सुंदरहोही निवासी अमित साहू ने भी हत्या की आशंका व्यक्त की है। अजमेर के गांधी भवन में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद हो गया है। पार्षदों ने अन्य लोगों को वैक्सीन लगवाने व पार्षद के परिवारजन को वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस दौरान विरोध कर रही महिला पार्षद ने करीब आधे घंटे तक वैक्सीनेशन बंद भी करा दिया। बाद में नगर निगम मेयर ने आकर समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ और वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पार्षदों के अनुसार नगर निगम ने पार्षदों के वैक्सीनेशन के लिए गांधी भवन में कैंप लगाया और इसके लिए चिकित्सा विभाग ने की। इस दौरान कुछ पार्षदों ने नगर निगम से पता किया तो बताया गया कि केवल पार्षदों को ही वैक्सीनेशन होगा, लेकिन सुबह यहां अन्य लोगों की वैक्सीनेशन की जानकारी मिली। इस पर कांग्रेस की पार्षद दोप्रवी देवी सहित अन्य ने विरोध जताया। उनका कहना रहा कि वैक्सीनेशन सबको लगे, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को लाने की बात कही तो बताया गया कि केवल पार्षदों के लिए ही कैंप लगाया गया है, फिर अन्य लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन कैसे दिया जा रहा है? इनके लिए लोग और व्यवस्था होनी चाहिए। इस बीच पार्षदों ने वैक्सीनेशन बंद भी करा दिया। बाद में मेयर ब्रजलता हाड़ा सहित निगम के अधिकारी पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मंगलवार को साइकिल पर शहर का दौरा किया है। वे लॉकडाउन का हाल जानने के लिए कलेक्टर परिसर की साइकिल पर रवाना हुए। यहां से सूचना केंद्र चौराहा, भीमगंज चौहारा, माणिक्य नगर, रामद्वारा, रोडवेज बस स्टैंड सहित कई अन्य जगहों के हालात जाने। लॉकडाउन नहीं मानने वालों के साथ सख्ती से भी पेश आए। उन्होंने माणिक्य नगर श्री गेस्ट हाउस चौराहा पर खड़े रहकर लोगों की आवाजाही देखी तथा बेवजह घूमने वालों के चालान कटवाए और उन्हें संस्थागत क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। नकाते ने इस दौरान आने जाने वाले लोगों को रोककर बातचीत की। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड पर सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा नगर सोसाइटी से व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नकाते ने कृषि उपज मंडी का जायजा लेकर वहां कोरोना गाइडलाइन के ठीक से पहले करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिले 2 लोगों के चालान कटने के निर्देश दिए। नकाते ने इस दौरान कहा कि नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा निजी वाहन, दुपहिया व चौपहिया वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं है। जो इंडस्ट्री लेबर है वे भी शिफ्ट के अनुसार ही जा सकते हैं। शिफ्ट के समय के अलावा उन्हें भी नहीं घूमना है। 16 मई के बाद लेबर को भी इंडस्ट्रीज द्वारा नई आई कार्ड जारी किए जाएंगे। इस पर शिफ्ट का टाइम भी अंकित होगा। इंडस्ट्रीज चलते रहे लेकिन निजी वाहनों की भीड़ नहीं रखी। शहर में विशेष तौर पर दुपहिया वाहनों का प्रशेर शुरू हो गया है। उसे कंट्रोल करने के लिए बेवजह भीड़ नहीं करें। शहर में दौरे के दौरान जो लोग बेवजह घूमते हैं उनके वाहन जब्त किए जाते हैं और क्वारंटीन किया गया है। पिंपरी चिंचवाड़ के पिंपले गुराव इलाके के मयूरी नगर में अचानक सड़क किनारे से आग की तेज लपटें निकलने लगी। जांच में सामने आया है कि यह आग गैस पाइपलाइन में हुई लीकेज के बाद लगी है। इस आग के लपटों में गिरने से 4 कार जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल गैस पाइपलाइन की सप्लाई रोक दी गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे से आसपास कुछ लोग मयूरी नगर के फेज 2 में वाटर अप्लाई प्रिपेयर के काम चल रहा था। माना जा रहा है कि किसी दौरान गलती से गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई और उसमें से निकलती गैस में लपटों का शुरू कर दिया गया। गनीमत है यहाँ की समय पर सभी कर्मचारी वहां से दूर हो गए, अन्यथा लपटों की चपेट में आकर कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद है। जिन लोगों की गाड़ियों में आग लगी है वह कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच।
सब्सक्राइबर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। बाड़मेर में कोविड सेंटर खोलने को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है। मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी के जिला प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाने के एक दिन बाद मंगलवार को राज्य के मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि यह समय गंभीरता दिखाने का है, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का। कोरोना को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बीजेपी नगर इकाई के लिए कोविड सेंटर संचालन की अनुमति देने की पैरवी की थी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। इस पर हरीश चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। जिले में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हर विधानसभा में एक दो कोविड सेंटर शुरू किए हैं। जहां उनको जरूरत लगी रही है वहां और भी कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का आरोप था कि हमारे कार्यकर्ता कोविड सेंटर संचालन की अनुमति मांग रहे हैं तो प्रशासन दे नहीं रही है। हम बेड लगाने, ऑक्सीजन, दवाई, खाने पीने की व्यवस्था सहित कार्यकर्ता भी दे देंगे। प्रशासन ने तो हमें डॉक्टर और नर्सिंग दे के बाकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। सत्ताधारी पार्टी ने लोगों को जहां जो है वहां कोविड सेंटर खोल सकते हैं। भेदभाव के आरोपों का राजस्थान सरकार के मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम आपदा के समय हम जीत जाएंगे तब सभी चीजों पर विश्लेषण कर देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। भोपाल में समझाइश के बाद सख्ती करने से बात नहीं बनी तो पुलिस ने लोगों को सब सिखाने के लिए नया तरीका सोचा है। पुलिस ने मंगलवार शाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोगों के जूते चप्पल जब्त कर दिए, उसे थाने में जमा कर दिया। लोग दोबारा ऐसी गलती ना करें, इसके लिए वहां आने वाले लोगों को गाड़ियों की हवा तक निकाल दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई को देख लोगों में भगदड़ मच गई और वहां भागते नजर आए। मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने इसे अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। छोला मंदिर थाने की टीआई अनिल सिंह मौर्य ने बताया था कि छोला हनुमानगंज में पूरी तरह बंद है। इसके बाद भी लोग यहां मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। पिछले दरवाजे भी ताला होने के बाद लोग दरवाजे को धक्का मारकर चोरी छुपे अंदर चले जाते हैं। कई दिनों से लोगों को समझा रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आज छोड़ दो साहब, अगली बार नहीं आएंगे, यह कहकर निकल जाते हैं। इसी से परेशान होकर इस बार नया तरीका अपनाया। लोगों के मंदिर जाने के बाद उनके जूते चप्पल जब्त कर लिए, लोगों की गाड़ियों की हवा निकाल दी ताकि वे दोबारा यहाँ न आए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था पुलिस के पास, इसलिए ऐसा किया गया है। पुलिस कहा कि किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं लेकिन कर्फ्यू में नियमों का पालन तो सबको करना होगा। पुलिस ने इसके लिए 2 युवकों की मदद भी ली है। लॉकडाउन में शराब की खातिर पुलिसकर्मी अब ठेकेदारों के पैरों में झुकने लगे हैं। कोरोना में शराब के ठेके सुबह 11 बजे से ही बंद हो जाते हैं, जिसके कारण अलवर के भिवाड़ी से लगते हरियाणा के दारूहेड़ा में शराब के ठेके पर 2 पुलिसकर्मी शटर के नीचे झुककर शराब ले जाते कैमरे में कैद हो गए हैं। भिवाड़ी एसपी राजमूर्ति जोशी ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। जल्दी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल मंगलवार शाम करीब 6:57 पर समय था। कोरोना महामारी में अलवर के भिवाड़ी में लगाए गए आरएससी के जवान दारूहेड़ा के शराब ठेके पर पहुंचे थे। ठेके का शटर थोड़ा खुला था, किसी को दिखाई नहीं दे, इसलिए आगे के काउंटर का लगा दिया गया था। उसकी शटर के नीचे झुककर दूसरे लोग शराब ले जाने में लगे थे। वहीं पर शराब लेने आरएससी पुलिस के जवान पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय वो भी शराब लेकर चलते बने। पुलिसकर्मी ठेके पर पहुंची, अंदर दुकान में सेल्समैन को पैसे दिए गए थे। शराब लीजिए, यहाँ नजारा किसी ने कैमरे में कैद कर लिया है। वीडियो देखने के बाद आमजन की अलग अलग प्रतिक्रिया है।
कुछ कह कर रहे पुलिस होकर पैरों में झुककर शराब ले रहे थे। कुछ का कहना है कि पुलिस में अवैध रूप से शराब बेचने के मामले की कार्रवाई करनी चाहिए। उल्टा ऐसा काम करने वालों के पास पुलिस ही शराब लेने पहुंचती है। सरकार व प्रशासन भले ही कागजों में सख्ती कर रही है, नियम कानून लागू करने वाले ही शटर के नीचे से निशा पहुंचकर सख्ती का डर भी नहीं है। अधिकतर शराब के ठेकों पर यही देखने को मिलता है। गुजरात के भावनगर स्थित एक निजी अस्पताल में आग लग गई है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। उसी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में भी बढ़ती है। हादसे के दौरान आईसीयू में 70 मरीज भर्ती थे। हालांकि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसमें कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग नियंत्रित करने में जुट गई है। दमकल विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी, जनरेशन अस्पताल में भीषण आग लग गई। आनंद फानन ने दमकल की गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे और आग को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू हुआ है। आग के बाद अस्पताल के बाहर काले धुएं निकलने लगे। अस्पताल प्रबंधक ने मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लग गई। बता दें कि 30 अप्रैल को भरूच में पटेल वेलफेयर अस्पताल में कोविड सेंटर में रात में आग लग गई, जिसमें 14 मरीज और 2 अस्पताल के स्टाफ की मौत हो गई। आग लगने के दौरान करोड़ों वार्ड में 79 लोग भर्ती थे। कुछ लोग घटना के बाद बाहर भागने में सफल रहे, लेकिन बहुत लोगों की जानें चली गई। कोरोना महामारी का असर अब फाइल्स और एयरपोर्ट के संचालन पर भी देखने को मिला है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। इसके चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को 17 मई रात 12 बजे से अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपना स्टाफ कम करने में भी सहूलियत होगी। इस एयरपोर्ट में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 30,000 तक घट गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2.2 लाख से घटकर 75,000 प्रतिदिन हो गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि फिलहाल टर्मिनल 2 से इंडिगो एयरलाइंस और गोएयर की फ्लाइट्स का ही संचालन हो रहा है। इन्हें अब टर्मिनल 3 में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के कारण कई देशों ने भारत से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इससे यात्रियों की संख्या भी घट गई है। फ्लाइट्स का लोड टर्मिनल 3 से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आईजीआई एयरपोर्ट से अभी रोजाना करीब 325 फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। कोरोना महामारी आने से पहले यहां से प्रतिदिन 1500 फ्लाइट उड़ान भरती थी। मई में जयपुर से 20 नई फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव था, जो कोरोना महामारी के कारण अटक हो चुका है। इनमें से 15 फ्लाइट 1 मई से जबकि 5 फ्लाइट अलग अलग दिनों में शुरू होनी थी। ये फ्लाइट 15 नए शहरों के लिए शुरू होने जा रही थी। इसके अलावा आधा दर्जन ऐसे शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू होना प्रस्तावित था, जिनके लिए पहले ही फ्लाइट चल रही है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, व्हाट यू डू, रियल बाइट, ये बुलाता है। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अहमदाबाद में नवरंगपुरा सरदार पटेल स्टेडियम के बाद आज से निकोल एएमसी ग्राउंड में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है।
वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पर सुबह से ही वाहनों के करीब 2 किमी लंबी लाइन लग चुकी है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए 2 व्हीलर से आने वाले लोगों को भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की परमिशन दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर देश को और गुजरात के लिए लोगों के लिए बहुत घातक साबित हुई है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में पॉजिटिविटी मामलों की संख्या अधिक है। इसके चलते राज्य में तेजी से वैक्सीनेशन के लिए कई जगह ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इससे लोग अपनों वाहनों में बैठे ही वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के निर्णय लिए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और वैक्सीन प्राप्त करने के लिए निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। टीकाकरण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा भी तेज हो गई है। इस हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार उतार चढ़ाव के साथ खुले। आज सेंसेक्स 9.47 अंक की मामूली बढ़त के साथ खुला है। वहीं निफ्टी 27.2 पॉइंट नीचे खुला है। हालांकि शुरुआती ट्रेडिंग में ही सेंसेक्स में 229 अंक की गिरावट आई। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर में 13% से ज्यादा का उछाल आया है। इससे पहले मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 340.60 नीचे 49,161.81 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 91.60 अंक की गिरावट के साथ 14,850.75 पर बंद हुआ था। गुरुवार को ईद के त्योहार की वजह से बाजार बंद रहेंगे। इस हफ्ते के तीसरी कारोबारी दिन शहर बाजार बढ़ते के साथ खुलेंगे। आज सेंसेक्स 0 अंक और निफ्टी 0 पॉइंट ऊपर खुला था। इससे पहले मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 340.60 पॉइंट नीचे 49,161.81 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 91.60 अंक की गिरावट के साथ 14,850.75 पर बंद हुआ था। गुरुवार को ईद के त्योहार की वजह से ये बाजार बंद रहेंगे। एक बार फिर से हुए लॉकडाउन के बाद माउंट आबू में वन्यजीव आबादी क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। वहीं खाने की तलाश में भालू भी अब शहरी क्षेत्र का रुख करने लगे हैं। मंगलवार को एक ऐसा ही रोचक दृश्य सामने आया है। माउंट आबू शहर के सनसेट रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर काफी संख्या में नीलगिरी के पेड़ हैं। यहाँ मुक्तकई की छतें भी हैं। खाने की तलाश में एक भालू वहां पहुंच गया और शहर के लिए करीब 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जब उसका पेट भरा तो चंद सेकंड में ही वह सरपट इतने ऊंचे पेड़ से नीचे आ गया। इसके बाद सनसेट की दूसरी ओर जंगल के रास्ते पर चला गया। वह उठना घटनाक्रम होटल हिलॉक के अजय कुमार ने अपने फोन में कैद किया है। माउंट आबू वन्यजीव क्षेत्र में भी और यहाँ भालू काफी तादाद में है। यही कारण है कि कई बार खाने की तलाश में वे आबादी क्षेत्रों के में आ जाती है। ऐसे ही एक मादा भालू शाम 2 अपने बच्चों के साथ देलवाड़ा रोड पर आ गई। यहाँ कुछ देर सड़क पर वलहटी रही और बाद में दोनों बच्चों के साथ ही जंगल की तरफ चल दी गई। चीन की कुछ कंपनियां भारत ग्राहकों को पहले को लोन की लालच देती हैं और फिर उन्हें इस कोरोना महामारी की संकट काल में डरा धमका कर अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती हैं। यह आरोप चीन के लिए देने वाले कुछ ऐप कंपनियों पर लगे हैं। इन कंपनियों के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर दी गई है। ईडी ने ऐसे ही कुछ चीनी कंपनियों और देश की बड़ी वित्तीय तकनीकी कंपनी रेजरपे से जुड़ी 76.87 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत एक आपराधिक जांच के जो बेंगलुरु में सीआईडी की ओर से दर्ज की गई है और एफआईआर के आधार पर की गई है। देश में लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसे ग्राहकों की खुदकुशी की कई घटना सामने आई है। इन कंपनियों पर ग्राहकों को ऊंची ब्याज दरों पर पैसे देने और उन्हें न चुका पाने की स्थिति में ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली के आरोप हैं। ईडी द्वारा की गई यह कार्रवाई आपराधिक जब्ती का पहला मामला है। 7 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 3 वित्तीय तकनीकी कंपनी है जिसके नाम पर मैड एलिफेक्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, बेरोनॉसिकल टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों चीनिया कंपनी नियंत्रण में है।
इसी के कंपनी जांच में पाया गया है कि चीनी लैंड कंपनियों ने लोगों को पहले लोन के प्रस्ताव दिए और एक बार लेने के लिए बारी भरकम ब्याज दरों पर प्रक्रिया फीस को वसूला है। इन कंपनियों में कॉल सेंटर वसूली के लिए लगातार अपने ग्राहकों को धमकाने और उनका उत्पीड़न करने का है। कोरोना संक्रमित आसाराम की सेहत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। जोधपुर एम्स के आईसीयू में भर्ती आसाराम को ऑक्सीजन दी जा रही है। उनके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 90 से 92 के बीच चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि 3-4 दिनों में वे कोरोना से पूरी तरह उभर जाएंगे। एम्स में आसाराम सामान्य महसूस कर रहे हैं, हालांकि उनके ऑक्सीजन लगी रही है। वह आराम से बात कर रहे हैं। अस्पताल का भोजन ही उसे दिया जा रहा है। आसाराम डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मचारियों के साथ खुलकर बात कर रहा है। उसका कहना है कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। गत अस्पताल जेल में बंदियों के कोरोना स्पेशल लिए गए हैं। उसमें से कुछ अन्य बंदियों के साथ आसाराम भी पॉजिटिव पाए गए थे। उसे जेल में आइसोलेट कर इलाज शुरू किया गया है, लेकिन रात को ऑक्सीजन लेवल घटने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की बढ़ती भीड़ से निजात पाने और सुरक्षा कारणों से उन्हें 2 दिन बाद एम्स में भर्ती कराया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में जोधपुर में अपने गुरुकुल की एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में 3 वर्ष पूर्व आसाराम में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह वर्ष 2013 से जोधपुर जेल में बंद है। हाल ही उसने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी अन्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेद प्रतिदिन से कराने के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में एम्स में मेडिकल रिपोर्ट रहा है। याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।